आज की स्टोरी इतनी मस्त-मस्त वाली स्टोरी है ना गाइस कि मैं क्या बताऊँ। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। आप लोग डिसाइड करना आपको ये कहानी अच्छी लगी है या नहीं। हम लोग एक ट्रेन का सीन देखते हैं। एक तरफ कहानी की हीरोइन ज़ियान गुंडों लोग से बचते हुए भागते फिर रही थी। दूसरी तरफ लैन इस ट्रेन में बैठा हुआ था। उसे देखते ही लग रहा था कि वो वीआईपी है और लेकिन वो मर रहा है। उसकी तबीयत खराब है, बहुत ज़्यादा ही वाली। तभी ज़ियान उस कमरे में कोइंसिडेंटली एंटर करती है। मस्त-मस्त बंदे लैन को देखती है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। गुंडे लोग उसे फॉलो करते हुए उसके इसी कमरे में एंटर करने के लिए आ रहे थे। जियान के पास एक सूटकेस था जिसको कि वो उन गुंडे लोगों से सेव कर रही होती है। तो वो अपना वो सूटकेस वहाँ रखती है और लैन को चुप रहने के लिए कहती है क्योंकि गुंडे लोग उसे ढूंढते हुए इधर आ रहे होंगे। फिर वो अपना जैकेट खोलती है और जैकेट खोलने के बाद वो इतनी हॉट लग रही थी कि तबीयत खराब होने के बावजूद भी लैन ज़ियान को ताड़ रहा होता है। ज़ियान अपने पास से एक नाइफ निकालती है, उसके लैप में बैठती है। लैन के नेक पर वो नाइफ रखते हुए कहती है कि देखो ऐसा है ना, अगर यहाँ से तुम हिले तो तुम्हारी जान जा सकती है। ये नाइफ मैं तुम्हारे नेक पर चलाने से पहले सोचूंगी भी नहीं। जिहान ने ईयरबड लगाया हुआ था और अपने टीम मेंबर से वो बात कर रही होती है। वो लोग उसे बता रहे थे कि वो गुंडे लोग तुम्हें फॉलो करते हुए कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। जियान लैन को उसके साथ कोऑपरेट करने के लिए बोलती है ताकि वो गुंडे लोगों से अपना पीछा छुड़ा सके। लैन को तो वैसे भी अब जिंदा नहीं रहना था और उसके पास जीने का कोई मोटिव भी नहीं दिख रहा था। वो सोचता है जो होगा आगे देखा जाएगा। वो जियान का यहाँ पर हेल्प करने का डिसाइड करता है। जियान के नाइफ से लैन का नेक का पार्ट थोड़ा सा ऐसे कट हो जाता है जिसे कि वो आगे बढ़ के किस कर लेती है ताकि उसका ब्लड यहाँ पर रुक सके। और तभी हम लोग देखते हैं कि इस तरह से वो दोनों गुंडे लोग जियान को ढूंढते हुए उस कमरे में एंटर करते हैं। जियान अपना फेस छुपा लेती है और उन्हें कहती है तुम्हें दिख नहीं रहा कि यहाँ पर हम दोनों रोमांस कर रहे हैं, चलिए जाओ यहाँ से। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो गुंडे लोग उसे नहीं लैन को मारने के लिए उसके पीछे आए हैं। वो ये सुनते ही शौक हो जाती है कि जो बंदा ऑलरेडी खुद मर रहा है वो गुंडे लोग भला उसे मारने के लिए क्यों ही आएंगे। लेकिन लैन की जिंदगी के पीछे काली सच्चाई उसे नहीं पता थी। अब वो ये देखती है कि ये बंदा वैसे तो बहुत ही हैंडसम है और बेचारा मर भी रहा है तो और इसे ऐसे मर्डर का जुर्म क्यों ही लगाना। तो वो उसका हेल्प करने का डिसाइड करती है और वो उन दोनों गुंडे लोगों को मार देती है। उन्हें मारने के बाद वो लैन को थैंक्स बोलती है और वहाँ से जाने लगती है अपना सूटकेस लेकर के। लैन उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है मुझे भी यहाँ से लेकर के चलो। जियान को ना जाने उसमें क्या दिखता है उसे कि वो उसे वहाँ से ले जाने के लिए रेडी हो जाती है। साथ ही वो अपने टीममेट को बोलती है कि मुझे इतनी देर में यहाँ पर रिसीव करने के लिए आओ। इस तरीके से लैन व्हील चेयर पर था, वो तो ढंग से चल भी नहीं पा रहा होता है। तो जियान उसे अपने साथ लेकर के जाती है। बाहर जाने पर उसे बहुत ज़्यादा ही वाला ठंड लगने लगा था। जियान के पीछे अब गुंडे लोग नहीं पड़े थे। उसकी नज़र ऐसे लैन पर पड़ती है तो वो खुद को रोक नहीं पाती है। वो अपना जैकेट खोल के यहाँ पे लैन को ऑफर कर देती है। जैकेट खोलते ही जियान की मस्त मस्त बॉडी लैन को दिखने लगती है। वो सामने से उसे ताड़े जा रहा था और अचानक से उसके नोज से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। वो यहाँ पर खुद की इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। जियान को इस तरीके से देख करके बेचारे के तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं और जियान लैन के इन चीज को देख करके समझ जाती है। वो लैन को कहती है कि तुम इतने खूबसूरत हो, तुम्हें यहाँ पर मरने की भला क्या ही ज़रूरत थी, अभी ज़िंदगी जी के जा देना। लैन कहता है ये मेरे बस में नहीं है। जियान को कहता है तुम अपना जैकेट मुझे ऑफर कर रही हो, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रहा। जियान मजाक में कहती है वो मैं इतनी हॉट हूँ ना कि मुझे ठंड ही नहीं लगती। फिर वो लैन को देखती है कि उसके नोज से ब्लीडिंग थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। उसे उस पर तरस आने लगता है। वो लैन का जान बचाने का डिसाइड करता है। जियान के पास जो सूटकेस था एक्चुअल में उसमें एक मिस्टीरियस दवा था और यहाँ पर वो दवा एक्चुअल में एक ऐसा मेडिसिन था जो कि किसी की जान बचा सकता था। वो बहुत ही रेयर था और जिस टीम के लिए वो काम कर रही होती है जियान, उस टीम के लिए वो दवा लेकर के जा रही होती है और गुंडे लोग वही उसे ढूंढ रहे थे। उनमें से एक वो यहाँ पर लैन को पिला देती है। लैन को पता नहीं था कि जियान उसे क्या दे रही है, लेकिन फिर भी उसे नहीं रोकता है क्योंकि दो रीजंस थे। पहला,
जियान ने उसकी जान बचाई थी, उसे मारने के लिए उसके पास कोई मोटिव नहीं था। दूसरा, लैन वैसे भी मर रहा है, तो अगर जियान उसे मारती भी है तो क्या ही बदल जाएगा। वो उसे दवा देने के बाद अपने टीममेट के आने का वेट करती है। जब उसका टीममेट यहाँ पर आता है तो उसे पता चलता है कि जियान ने उनमें से एक दवा यहाँ पे लैन को दे दिया है, जो कि एक स्ट्रेंजर है। वो उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है, तुम्हें पता भी है कि तुमने कितना बड़ा रिस्क लिया है? अगर बॉस को ये बात पता चलेगा तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। तुमने एक स्ट्रेंजर के लिए ये सब कुछ किया, लाइक लिटरली। लैन यहाँ पर जियान को थैंक्स बोलता है, लेकिन उस दवा के असर की वजह से वो बेहोश हो गया था। वो ज़्यादा कुछ उन्हें बोल नहीं पाता है। गुंडे लोग अब भी उन्हें फॉलो कर रहे थे और इन दोनों की जान खतरे में थी। तो उसका टीममेट जियान को उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है। लैन उसे रोक करके एटलीस्ट उसका नाम जानना चाह रहा था, लेकिन जियान उसे कहती है, नाम जान करके क्या करोगे, हम दोबारा कभी नहीं मिलने वाले। ये कह के वो अपने टीममेट्स के साथ चली जाती है। उसका टीममेट उसे कहता है कि तुमने एक स्ट्रेंजर के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? जियान कहती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही हॉट था। उसका टीममेट कहने लगता है कि तुम सच में पागल लड़की हो, तुमने एक स्ट्रेंजर के लिए सब कुछ किया। तुम्हें पता है कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी? वो कहती है अब मेरा फियांसे मुझे छोड़ कर के मेरी ही अडॉप्टेड सिस्टर जिन के पीछे पड़ गया है। मैं अपने घर जा रही हूँ उनसे इस बात का रिवेंज लेने के लिए, और इसमें इससे ज़्यादा बुरा मेरे लाइफ में भला क्या ही हो सकता है। मैं बॉस को सँभाल लूँगी, क्या करना है। एक्चुअली में इसका जो टीममेट था, वो पसंद करता था जियान को, लेकिन वो ये बात बता कर के भी उसे कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वो बस उसे अपने एक दोस्त की तरह देखती थी और कुछ भी नहीं। वो कहता है डोंट वरी, मैं बॉस को इस बार सँभाल लूँगा, लेकिन दोबारा ऐसा मत करना। रास्ते में वो लोग देखते हैं बहुत सारे कार, जिधर से वो लोग आए थे उधर ही जा रहे हैं। जियान पूछती है ये इतने सारे कार यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उसका टीममेट उसे बताता है कि तुम्हें लैन फैमिली याद है ना? वो लोग कितने स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे। एक्चुअली में उनका बेटा खो गया था और कई सालों बाद शायद उन्हें उनका वो बेटा मिल गया है, तो उसे वो ढूँढने के लिए जा रहे हैं। जियान के दिमाग में नहीं जाता है कि हो सकता है कि वो लैन हो। वो इस बात को इग्नोर करके अपने टीममेट के साथ वहाँ से चली जाती है और वो सारे कार पहुँच जाते हैं लैन को रिसीव करने के लिए। लैन उस समय बेहोश था, उसे होश में लाया जाता है। उसके पास जियान का कोट था, जिसमें से एक हेल्पर जियान का कोट हटा देता है और अपना कोट उसे ऑफर कर रहा था। इस बात पर लैन भड़क जाता है और कहता है, तुम लोग हो कौन और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज़ों को हाथ लगाने की? वो वापस से जियान का कोट उठा लेता है। अब वो जिहान को भूलने नहीं वाला था। उस लड़की ने उसकी जान बचाई थी, भला वो उसे कैसे ही भूल सकता था। सब उसे वहाँ से लेकर के जाते हैं ताकि उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जा सके। अगले दिन जियान सीधे पहुँच जाती है घर, जहाँ पर कि वो 8 सालों बाद घर आ रही थी और यहाँ पर 8 नहीं, आई थिंक 12-15 सालों बाद घर आ रही थी। वहाँ पर वो अपनी सौतेली सिस्टर जिंग को देखती है। जिंग को देख कर के कोई कह सकता है कि लिटरली वो एक साइको है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ आपको तुरंत पता चलने वाला है। इनोसेंट सा फेस बनाते हुए कहती हुए जिंग कहती है, बहन जान तुम जिंदा हो, तुम वापस आ गई। यहाँ पर उसकी ये बकवास बातें सुन करके जियान उसके पास जाती है और कहती है, ओह तो वो तुम ही हो जिसने कि मेरे फियोंसे को पटाया है। जिंग रोने की एक्टिंग करते हुए कहती है, नहीं नहीं बहन ऐसा मत कहो। एक्चुअल में मैं और गू साथ में पले बढ़े हैं ना, तो हम दोनों के बीच फीलिंग डेवलप हो गई हो। अगर तुम्हें चाहिए वो तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। जियान कहती है, ओ कम ऑन, वो कोई चीज़ है क्या? तभी उसके पेरेंट यहाँ पर आते हैं, जिसमें कि उसकी मॉम जियान को देख करके बहुत ही खुश थी। जो जिंग थी वो इनके फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर थी और उसके फादर जियान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उसे देखते ही यहाँ पर जियान की मॉम इमोशनल होकर के उसके पास जाने लगती हैं, उससे बात करने का कोशिश करती है, लेकिन जियान उनसे दूर हट जाती है। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है। बचपन में जियान को ऑटिज्म की बीमारी हुआ करती थी। उसे ट्रीट करने के बहाने उसके डैड ने उसे शहर से दूर गांव भेज दिया था और उन्होंने जिंग को अडॉप्ट करके रखा था। इनकी आगे कहानी एक्चुअल में क्या होने वाली है वो तो हमें मतलब डिफरेंट ही जोन में डाल देगी। यहाँ पर इस तरीके से उसकी मॉम कभी भी जियान को जाने नहीं देना चाहती थी, लेकिन शायद वो उस समय मजबूर थी। जियान को वापस देकर के वो काफ़ी खुश होती है। वो कहती है, मुझे पता चला था कि तुम कब का ठीक हो चुके हो, लेकिन बस तुम घर नहीं आना चाहती हो। ज़ियान उसे कहती है, ओह कम ऑन, अपने फ़ीक इमोशंस अपने पास ही रखिए आप लोग। मुझे दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैं बस यहाँ पर आई हुई हूँ इस सवाल का जवाब लेने के लिए कि जब मेरा फियांसे गू है,
तो वो जिंग के साथ क्या कर रहा है उसके डैड उसे कहते हैं, इतनी छोटी सी बात को लेकर के ज़्यादा ड्रामा करने का ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम शहर से बाहर रही हो, तो भला अब तुम्हारी बहन से उसे प्यार हो गया तो इतना ड्रामा क्या करना। ये बात यहीं खत्म होता है। रात में हम लोग देखते हैं कि जिंग साइको है, वो जानबूझ करके खुद को हर्ट कर लेती है और ब्लेम वहाँ पर जियान पर लगा देती है। इस तरीके से घर की मेड उसे वॉशरूम में बेहोश देखती है तो जल्दी-जल्दी जा कर के घरवालों को बताती है। उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। उसके मॉम-डैड वहाँ हॉस्पिटल में थे। जिंग की इस नौटंकी से जिहान की मॉम बिल्कुल भी खुश नहीं थी, वो काफ़ी परेशान थी। लेकिन उसके फादर कह रहे होते कि तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जिंग कहती है डैड मेरी वज़ह से जिहान को बुरा लगा है। मेरी वज़ह से आप दोनों लड़ रहे हो और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर शायद मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। जब जियान वापस आ गई हो तो तभी हम लोग देखते हैं कि गू यहाँ पर हॉस्पिटल में आता है। उसे पता चलता है कि जिंग ने इस तरीके से खुद को हर्ट कर लिया है। गू को यहाँ देख करके जियान की मॉम कहती है चलो अब जब तुम दोनों आ गए हो तो आपस में बात व्यवहार कर लो, हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं। और वो जियान के डैड को वहाँ से लेकर के जाती है। बाहर जाकर के जियान के डैड गुस्सा कर रहे होते हैं कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो, जिंग भी तो हमारी बेटी है। उसकी मॉम कहती है अब जिंग ने गू को उससे छीना है तो इतना ड्रामा तो जियान करना डिजर्व करती है ना, तुम भूल रहे हो कि जियान ही हमारी असली बेटी है। वो गुस्सा के चली जाती है। जियान के डैड उसे पीछे पीछे उसे मनाने के लिए जाते हैं। इधर हम लोग देखते हैं कि गू को जिंग के इस ड्रामे के बारे में सब कुछ पता था, मतलब वो कितनी साइको है लिटरली उसे पता था। वो दोनों साथ मिलकर के काम कर रहे होते हैं जियान को रास्ते से हटाने के लिए, ताकि इस तरीके से ये प्रॉपर्टी उनकी हो जाए और वो जिंग से शादी भी कर सके। यहाँ पर ऐसा लग रहा था मानो कि गू को जिंग ने हिप्नोटाइज कर लिया। जो वो कहती है वो सारा काम वो करता है। वो उसे कहती है तुम बहाने से जियान को हॉस्पिटल बुलाओ जहाँ पर कि हम उसे जान से मार देंगे। वो नहीं होगी तो हमें ये फैमिली की प्रॉपर्टी लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो गू बिल्कुल ऐसा ही करता है। दूसरी तरफ हम लोग लैन को देखते हैं। वो भी हॉस्पिटल के सामने वाले बिल्डिंग में एडमिट था। इस दवा के बारे में वो सोच रहा था और साथ ही में अपने हेल्पर को उसने जियान के बारे में पता लगाने के लिए बोला था। तो वो हेल्पर उसे बताता है कि जियान किस फैमिली से बिलोंग करती है। उसे उसकी फैमिली ने कुछ साल पहले बाहर ऑटिज्म ठीक करने के लिए भेज दिया था, लेकिन अब वो एक टॉप की किलर बन करके लौटी है। लेकिन उसकी ये आइडेंटिटी उसकी फैमिली को पता नहीं है। ये बात सुनते ही लैन यहाँ पर जिहान में और ज़्यादा इंटरेस्टेड होने लगता है, क्योंकि वो उसके लिए डिफरेंट तो थी ही। वो इस कमरे में बोर हो रहा था, खिड़की के पास जाकर के जियान के बारे में सोच रहा होता है कि वो उससे दोबारा कब मिलेगा। तभी सामने उसे जियान दिख जाती है। वो काफ़ी खुश हो जाता है, सोचता है शायद किस्मत उन दोनों को दोबारा मिलाना चाह रही है। तभी वहाँ पर उसका डॉक्टर फ्रेंड आता है। उसने उसके माइंड का एमआरआई किया था, उसके ब्रेन का, ताकि उसे पता चल सके कि लैन की अब तबीयत कैसी है। वो देखना चाह रहा था कि लैन क्या देख रहा है, लेकिन वो जियान को उसे देखने नहीं देता है। दूसरी तरफ हम लोग जियान को देखते हैं, वो अपनी बहन के कमरे में जाती है। जिंग कहती है अरे तुम आ गई। जियान कहती है हाँ अब तुमने तो बुलाया था ना। तभी घू उस पर अटैक कर देता है। वो उसका गला ऐसे पकड़ लेता है। जिंग हंसते हुए कहती है तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था अगर तुम्हें जिंदा रहना था तो। तुम्हारे पेरेंट तो मुझ पर पूरी तरीके से भरोसा करते हैं, अफसोस तुम्हारा यहाँ है ही कौन। जिहान उसे कहती है मैं तुम्हारी फियांसे और तुम मुझे जान से मारना चाहते हो। गू कहता है मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था, मैं जिंग के साथ पला बड़ा हूँ। अब इससे बात है कि मैं उसके लिए फीलिंग रखता हूँ तो मैं उससे शादी करने वाला हूँ। लेकिन तुम्हारे आने से मेरी फैमिली भी प्रेशर करेगी तुमसे शादी करने के लिए। हम तुम्हें मार करके अपने रास्ते का कांटा हटा देंगे। जिंग बिल्कुल साइको की तरह गू को घूर रही होती है और जिहान को मारने का इशारा देती है, लेकिन जैसे वो ऐसा करने वाला था, जिहान एक किलर है, उसे मारना इतना आसान नहीं था। वो अपने पैंतरे दिखाना स्टार्ट कर देती है, गू को धक्का दे देती है। वो ये देख के काफी घबरा जाता है। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके से जिहान को एक्चुअल में फाइटिंग आती होगी। इसके बाद नीचे गिरा हुआ नाइफ उठा करके वो जिंग को मारने के लिए जाती है। कहती है तुम मुझे मारना चाहती थी, अब तुम्हें कौन बचाएगा। डरा हुआ गो नीचे बैठा हुआ था, लेकिन जैसे ही वो जिंग को मारने के लिए जाती है तभी सामने विंडो से एक अजीब सी लाइट चमकती है। जिहान के फेस पर वो सामने देखती है, सामने लैन था। तो वो यहाँ पर जिंग को मारने से रुक जाती है। इधर हम लोग देखते हैं कि जब ये चीज लैन देखता है कि जियान किसी को मारने के लिए जा रही है, तो वो ये क्राइम ना करे उसे ऐसे रोकने के लिए वो लाइट जानबूझ करके चमका देता है। उसका डॉक्टर फ्रेंड उसका एमआरआई चेक करके बताता है तुमने ऐसा क्या किया है कि तुम्हारा ब्रेन का ट्यूमर बहुत ही कम हो चुका है। लैन को ब्रेन ट्यूमर था और वो इसी वजह से मरने वाला था, लेकिन जियान ने जो उसे मिस्टीरियस दवा दिया था उस वजह से वो जिंदा बच पाया था।
डॉक्टर जानना चाहता था, उसने जो दवा खाया है वो क्या था? उसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है? वो देख रहा होता है कि लैन किसी चीज़ को देख रहा है, वो कहता है तुम क्या देख रहे हो? लेकिन लैन उसे जियान को देखने नहीं देता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जियान आज जिंग को नहीं मारती है। उसे छोड़ के वहाँ से लौट रही थी तो कॉरिडोर में वो लैन से मिलती है। लैन अपने पंटर लोग और ऐसे व्हीलचेयर पर आया हुआ था। जियान उसे कहती है चलो एटलीस्ट तुम जिंदा तो हो। वो उसे इग्नोर करके ये बोल के वहाँ से जाने लगती है। तभी लैन व्हीलचेयर से उठ खड़ा होता है और उसके पास बात करने के लिए चले जाता है। इतनी मुश्किल से तो जियान उसे मिली थी, भला वो उसे इतनी आसानी से कैसे जाने देने वाला था। वो उसे कहती है कि जब तुम ठीक ही थे तो फिर तुम्हें व्हीलचेयर पर चलने की क्या ही जरूरत थी। लैन उसे कहता था कि वो मैं बोर हो रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा व्हीलचेयर पर बैठ करके बाहर घूम लिया जाए। तो बस इसलिए मैं व्हीलचेयर पर घूम रहा था। अब वो सोच रही थी कि वो भी उसी की तरह साइको है। वो वहाँ से जाने लगती है। लैन अपने बंदे लोगों को जियान के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए बोलता है। तभी वो यहाँ पे जिंग के कमरे के बाहर से गुजरता है। जिंग और गू को आपस में बात करते हुए सुनता है। वो दोनों बात कर रहे थे कि जियान बच गई, वो हमें छोड़ने नहीं वाली है, वो पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग बन गई है। हमें कुछ करना पड़ेगा अगर हम दोनों को एक होना है तो। लैन ये सुन के उनसे कुछ बात करने तो जाता है, लेकिन क्या वो हमें कहानी के इस पार्ट में नहीं दिखाया जाता है। बाहर जाता है तो जियान को देखता है कि वो बाहर स्मोक कर रही है और यहाँ पर वो उससे बात करने के लिए चले जाता है। जियान उसे कहती है लगता है कि तुम कोई बहुत बड़े ही हस्ती हो, तभी तुम्हारे के पीछे इतने बॉडीगार्ड घूम रहे हैं। लैन को स्मोक के स्मेल से खांसी हो रही होती है। जियान इस चीज़ को नोटिस करती है और अपना सिगरेट बुझा देती है। यहाँ पर लैन जियान को अपना जैकेट ऑफर करता है। पिछली बार जियान ने उसे जैकेट ऑफर किया था बट वो उसे लेने से मना कर देती है और कहती है कि वो दूसरों के फेवर नहीं लेती है। तो फिर यहाँ पर लैन उसे कहता है बट मुझे तो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना है, तुमने तो अपना नाम भी नहीं बताया। यहाँ पर वो खांसने की एक्टिंग करने लगता है। पिछली बार जियान ने उसे अपना जैकेट ऑफर किया था, इसी वजह से वो लैन को उसका जैकेट वापस से पहनाती है। उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है देखो तुम्हारा हाथ कितना ज़्यादा ठंडा है, तुम्हें खुद का ख्याल रखना चाहिए, कहीं तुम्हें कोल्ड ना लग जाए। वो इस तरीके से उसे टच कर रही थी कि वापस से लैन के रोंगटे खड़े होने लगते हैं, उसके अरमान जागने लगते हैं। वो जियान के लिए कुछ अलग ही फील कर रहा होता है, शायद वो उसमें कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड था, अट्रैक्टेड था और जियान इस चीज़ को अच्छे से समझ रही होती है। वो उसे कहती है कि अगर किस्मत अच्छी हुई तुम्हारी तो हम दोबारा मिलेंगे, बेहतर होगा कि तुम अपना ख्याल रखो। और ये बोल के जियान वहाँ से जाने लगती है। लैन वापस से खास रहा होता है। उसके पंटर लोग यहाँ पर आ करके लैन को अपना अपना जैकेट ऑफर कर रहे थे, लेकिन लैन उनमें से किसी का जैकेट ले नहीं रहा था। उसे तो सिर्फ जियान के करीब जाना था, इस वजह से वो ऐसी एक्टिंग कर रहा था। जियान थोड़ी दूर जाने के बाद वापस से लैन को ऐसे खांसते हुए सुनती है तो वो समझ जाती है कि वो उसे अपने पास बुलाने के लिए ऐसा कर रहा है। तो वो उसके पास जाती है और अपना जैकेट खोलने लगती है। उसने जैकेट के अंदर कुछ ज़्यादा ही रिवीलिंग ड्रेस पहना था, तो उसने अपने गार्ड्स को पीछे मुड़ने के लिए बोल दिया था। उसके गार्ड पीछे मुड़ जाते हैं और यहाँ पर लैंजियान की बॉडी ताड़ रही थी। वो कहती है कि क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो, मुझे टच करना चाहते हो। लैन चुप था तो जियान उसका हाथ पकड़ करके अपने कमर पे रख लेती है और ड्रामा का पार्ट 1 हमारा यहीं पर ख़त्म कर दिया जाता है। सीरियसली मैं तो जानना चाहूँगी कि इन दोनों की लव स्टोरी आगे किस तरीके से जाकर के टर्न आउट होने वाली है और इस साइको गर्ल जिंग से जियान कैसे अपना बदला लेती है। अगर आपको भी जानना है तो कहानी के सेकंड यानी कि लास्ट पार्ट में ज़रूर आइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त-मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।